बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 104 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने पिछली सीट पर रखा हुआ शाह जी का स्याह ब्रीफकेस उठा लिया और टैडी ने बड़ी फुर्ती से डिक्की में रखी हुई फलों की दोनों पेटियां कार की डिक्की से निकालकर वैन में मुंतकिल कर दी। और उसके बाद हम वहाँ रुके नहीं। वैन तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगी। ये सब कुछ 2 मिनट के अंदर अंदर और बड़ी आसानी से हो गया था। वो नहायत बोदे साबित हुए। मामूली सी मुज़ाहमत का सामना भी नहीं करना पड़ा था। मेरा ख्याल था कि मैं रास्ते में किसी जगह उतर जाऊंगा, लेकिन वैन गुलशन इकबाल की तरफ जाने की बजाय दूसरे रास्तों से होती हुई अंदरूनी शहर की तरफ जा रही थी। और जब हम रंगा के अड्डे पर पहुंचे तो 4 बजने वाले थे। वैन उस पुरानी और खस्ता सी इमारत के कंपाउंड में दाखिल होकर रुक गई, जहाँ सबसे पहले मेरी मुलाकात टैडी और हुजूरी से हुई थी। दोनों पेटियां ऊपर पहुंचा दी गईं। शाह जी का ब्रीफकेस मेरे पास था। वैन इमारत से निकलकर कहीं और चली गई थी। फलों की वो दोनों पेटियां इसी कमरे में रखी हुई थी, जहाँ पहले रोज रंगा से मुलाकात से पहले मुझे थोड़ी देर के लिए रोका गया था। वहाँ हुजूरी के अलावा 2 आदमी और भी थे और उनके चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। पेटियां खोलो, रंगा ने अपने आदमी को इशारा किया। पेटियां लकड़ी की थी, उनके ऊपर लोहे की पतली पतली पत्तियां लिपटी हुई थी और एक पेटी के करीब घुटनों के बल बैठकर पत्तियां काटने लगा और फिर वो लकड़ी की फटियां उखाड़ने लगा। उस पेटी में करेले भरे हुए थे। मैंने रंगा की तरफ देखा। करेले देखकर उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। टैडी पहले तो 2-2, 4-4 करेले उठाकर बाहर डालता रहा, फिर उसने पेटी उलट दी। उसमें करेले के सिवा कुछ नहीं था। टैडी और उसके साथी करेले तोड़ तोड़ कर देखने लगे। ख्याल था कि शायद इनमें हिरवन भरी हुई हो, लेकिन वो करेले ही थे। दूसरी पेटी खोलो, रंगा के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। दूसरी पेटी खोलने में रंगा ने ज्यादा देर नहीं लगाई और उसमें भी करेले ही थे। 20 किलो तो क्या, उनमें हिरवन की 10 ग्राम की एक पुड़िया तक बरामद नहीं हुई थी। मैंने एक बार फिर रंगा की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासरात बिगड़ गए थे और फिर जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया। वो पैरों से करेलों को कुचलने लगा और फिर उन्हें ठोकरें मारता रहा। करेले पूरे कमरे में फर्श पर बिखर गए। मैंने आगे बढ़कर रंगा को बाजू से पकड़ दिया। एक तरफ से टैडी ने उसे बाजू से थाम लिया और हम उसे आगे वाले कमरे में ले आए। ये वही कमरा था जहाँ रंगा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मैंने उसे कुशन पर बिठा दिया। ऐसा धोखा, रंगा के मुंह से हुर्राहट सी निकली। यूं सरामी तहरीमी की चाल थी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर टैडी की तरफ देखते हुए बोला, ये इतला लाहौर से रसूल बख्श ने दी थी। उसे भी इसी फ्लाइट पर आना था। वो जैसे यहाँ पहुंचे उसे मेरे पास लेकर आना। मैंने उसे राइमिंग लाउंज वाले गेट से निकलते हुए देखा था। हो सकता है वो अपने घर चला गया हो या पहुंचने वाला हो, टैडी ने कहा। और फिर 10 मिनट बाद ही रसूल बख्श नामी वो शख्स भी पहुंच गया। उसे देखकर रंगा पर एक बार फिर पागलपन का दौरा पड़ गया। उसने रसूल बख्श को पीट कर रख दिया। तुमको इसलिए लाहौर भेजा था कि हमारे साथ ये धोखा हो, वो चीख चीख कर कह रहा था। हमें इस तरह बेवकूफ बनाया उन्होंने, जैसे किसी बच्चे को बेवकूफ बनाया जाता है। मेरी इतला बिल्कुल दुरुस्त थी वाजा, रसूल बख्श ने कराते हुए कहा। इससे पहले कि रंगा उस पर हाथ उठाता या कुछ कहता, फोन की घंटी बाज उठी। हुजूरी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो कहने के बाद चंद लम्हे दूसरी तरफ से कुछ सुनता रहा, फिर रिसीवर रंगा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा फोन है वाजा। रंगा के चेहरे पर उलझन के तासरात उभर आए। मैंने भी इस वक्त घड़ी की तरफ देखा। 4:30 बज रहे थे। मैं भी रंगा की तरफ देखने लगा। फोन पर बात करते उसके चेहरे के तासरात बिगड़ते जा रहे थे। वो माउथ पेस में कुछ कहता तो उसके मुंह से 1-2 गालियां जरूर निकलती। मैं उसकी बातों और चेहरे के तासरात से कुछ अंदाजा लगा सकता था कि वो किसकी काल हो सकती थी। मेरा एक बात सुन लो हरामी, वो कह रहा था। अब हमारे और तुम्हारे दरमियान आखिरी मार का होगा और यकीन करो इस मर्तबा मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हारा दूसरा बाप भी यहाँ मौजूद है, लो उससे भी बात कर लो। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कैसी रही नाजी? हेलो के जवाब में तहरीमी की आवाज सुनाई थी। वो कह रहा था, क्या तुम तहरीमी को बेवकूफ समझते हो कि हर मर्तबा तुम्हारे फरेब का शिकार हो जाए? तुम्हारे लिए तो मेरे पास कुछ ऐसी गर्मा गर्म खबरें हैं कि तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, रंगा के आदमी की इतला गलत नहीं थी। रसूल बख्श कई रोज पहले शाह जी की नजरों में आ गया था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये स्कीम मैंने ही बनाई थी। शाह जी तो अपने साथ 20 किलो करेले लेकर आया और करेले वो सब्जी है जिससे रंगा को बचपन ही से शदीद नफरत है। बहरहाल इस जहाज पर हमारा दूसरा आदमी 20 किलो हिरवन लेकर आ रहा था। तुम लोग शाह जी के पीछे लग गए और हमारा दूसरा आदमी माल लेकर आराम से यहाँ पहुंच गया और शाह जी वगैरह रास्ते में आसानी से तुम लोगों के हत्थे चढ़ गए। क्या तुम उन्हें इतना ही बेवकूफ समझते हो कि करोड़ों का माल लेकर वीराने की तरफ निकल जाते? नहीं ना जी, बेवकूफ तो हमने तुम्हें बनाया है। और अब तुम्हारे लिए एक और खबर है, लेकिन उससे पहले ये आवाज सुन लो, तुम यकीनन पहचान लोगे। एक लम्हे को खामोशी रही और उसके बाद रिसीवर पर जो आवाज सुनाई दी उसने तो मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया था। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। नाजी, मुझे इन भेड़ियों से बचा लो, ये लोग मुझे। वो नरगिस की आवाज थी जिसे पहचानने में मुझे कोई गलती नहीं हुई थी, मगर उसका जुमला मुकम्मल होने नहीं दिया गया था। उसके फौरन ही बाद दोबारा तहरीमी की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने इस आवाज को जरूर पहचान लिया होगा, वो कह रहा था। तुम्हारी इस चहीती को कई रोज पहले रजिया ने ब्लॉक 3 की मार्केट में देख लिया था।
वो तो उसी रोज नरगिस का तया पांचा कर देना चाहती थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके साथ मैं भी था। मैंने रजिया को रोके रखा। नरगिस का ताकुब करके हमने तुम्हारे ठिकाने का पता चला लिया। मैं मौके की तलाश में था और आज मैंने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हें और रंगा को बैक वक्त सरप्राइज देना चाहता था। रंगा के लिए तो सरप्राइज ये है कि उसे करेले भेजकर बेवकूफ बनाया गया, और तुम्हारे लिए सरप्राइज ये है कि तुम्हारी दोस्त इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर तुम 10 किलो हीरोइन का वो थैला मेरे हवाले कर दो तो नरगिस को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ दिया जाएगा। बसूरत दीगर तुम जानते हो कि रजिया उससे किस तरह खार खाए बैठी है। वो इसके इतने टुकड़े करेगी कि तुम गिनती भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ। मेरा फोन तुम्हारे पास मौजूद है। अगर ये डील मंजूर हो तो इतला दे देना। एक बात ज़हन में रखना, किसी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश ना करना। नरगिस की मौत का बायस बन जाएगी वो, बल्कि तुम भी नुकसान उठाओगे। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता राब्ता मुनक़ते हो गया। मैं रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। रंगा वगैरह ने मेरे चेहरे के तासरात से मेरी कैफियत का अंदाजा लगा लिया था। वो क्या बोला तुमको? रंगा ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। वो नरगिस को उठाकर ले गया है, मैंने कहा। नहीं रे, टैडी एकदम बोल पड़ा। नरगिस उसके कब्जे में है। मुझे फोन पर उसकी आवाज भी सुनाई गई। मैंने जवाब दिया। वो ब्लफ तो नहीं कर रहा? रंगा ने कहा। नहीं, मैं नरगिस की आवाज पहचानने में गलती नहीं कर सकता, मैंने कहा। तरीमी ने मुतालबा किया कि अगर मैंने वो 10 किलो हीरोइन उसके हवाले नहीं की तो वो नरगिस को कत्ल कर देगा। हीरोइन? रंगा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो हीरोइन कहाँ है? मैं तो समझा था कि तुमने उसे जाया कर दिया होगा। उसी मकान में है, मैंने कहा। लेकिन मुझे हैरत है उन्हें वहां से हीरोइन क्यों नहीं मिली। उन्होंने फेडरल बी एरिया वाले बंगले पर छापा मारा था तो हीरोइन की तलाश में एक एक चीज उलट पलट कर रख दी थी। उन्होंने यहाँ भी तलाशी ली होगी। वो थैला किसी ऐसी जगह पर नहीं रखा गया था कि नजरों में ना आ सकता। लेकिन चलो वाजा, रंगा उठते हुए बोला। अभी चलो देखते हैं क्या किस्सा है। रंगा ने डैडी को इशारा किया। वो हमसे पहले बाहर निकल गया और 4 मिनट बाद हम कमरे से निकलकर नीचे आए तो बिल्डिंग कंपाउंड में वही स्याह वैन मौजूद थी और डैडी स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। दोनों पिछली सीटों पर आमने सामने बैठ गए और वैन हरकत में आकर इमारत से बाहर निकल गई। सड़कों पर ट्रैफिक इस वक्त ना होने के बराबर था। डैडी बड़ी तेज रफ्तारी से वैन ड्राइव कर रहा था। लियारी से गुलशन इकबाल तक पहुंचने में 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। 5 बज चुके थे, सुबह होने को थी और गली सुनसान पड़ी थी। डैडी ने गाड़ी बंगले के सामने रोक दी। मैं और रंगा छलांग लगाकर वैन से उतर आए। डैडी भी इंजन बंद करके नीचे आ गया। गेट लॉक नहीं था। बरामदे वाला दरवाजा भी महज बीड़ा हुआ था। अंदर लाउंज की बत्ती जल रही थी। एक सोफा और 2 कुर्सियां उल्टी पड़ी थी। सूरत हाल का अंदाजा लगाने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ बेडरूम में पहुंच गया। यहाँ भी सूरत हाल खासी उबतर थी। साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी किस्म की डींगा मुश्ती हुई थी। अलमारी के पट खुले हुए थे और कपड़े बाहर फर्श पर बिखरे हुए थे, लेकिन अलमारी का सबसे नीचे वाला हिस्सा लाक था। मैंने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलकर चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी मुंतखब करके अलमारी का निचला खाना खोलने लगा। दराज खुलते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो दोनों थैले वहां मौजूद थे। आहट सुनकर मैं पीछे मुड़ गया। रंगा दरवाजे में दाखिल हो रहा था। मैंने वो दोनों थैले अलमारी से निकालकर बेड पर फेंक दिए। ये क्या? रंगा ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। हीरोइन है। मैंने उस थैले का मुंह खोल दिया। उन्होंने अलमारी की तलाशी ली थी, लेकिन मुझे हैरत है नीचे वाला खाना क्यों नहीं खोला गया। हीरोइन वाला ये थैला इसी में रखा हुआ था। और ये दूसरे थैले में क्या है? उसने पूछा। कुछ जेवरात हैं, मैंने कहा, और मुख्तसर तौर पर उन जेवरात के बारे में बताने लगा। मैंने सोचा था इन जेवरात को फरोख्त करके यहाँ कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूंगा, लेकिन यहाँ आते ही गड़बड़ शुरू हो गई और मैं पहले की तरह इस दलदल में फंसता चला गया। एक बात है वाजा, रंगा ने कहा, आदमी इस धंधे में तो आ जाता है मगर निकल नहीं सकता। बहुत ही से निजात दिलाती है। उसने बात करते हुए जेवरात वाला थैला खोला तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। एक बात समझ में आती है, वो कह रहा था, हो सकता है नरगिस ने शोर मचा दिया हो और पड़ोसियों ने मुदाखलत के अंदेशे से उन्हें पूरी तरह तलाशी लेने का मौका ना दिया हो और वो लोग नरगिस को लेकर भागे हों। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, मैंने कहा, और फिर उसी लम्हे काल बैल की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ लाउंज में आ गया जहाँ टैडी खड़ा इधर उधर देख रहा था। इसी दौरान काल बैल की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मैं बरामदे में पहुंचा तो बाहर मुख्तलिफ आवाजें सुनकर तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर आ गया। गेट के सामने 10-12 आदमी थे। उनमें सबसे आगे रेहान था, जुबैदा का शोहर। मैंने उसे पहले सिर्फ एक मर्तबा देखा था। रेहान साहब, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह सब कुछ कैसे हुआ? वो कौन लोग थे? आप लोगों ने मेरी बीवी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? और फिर रेहान ने जो बात बताई उससे मुझे अंदाजा हो गया कि यह सब कुछ कैसे हुआ। उसके कहने के मुताबिक वो अपने कमरे में लेटा कोई किताब पढ़ रहा था कि 2 बजे के करीब गली में कोई गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि उसे कुछ शुबह सा हो गया। वो अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया जहाँ एक खिड़की से बाहर गली में देखा जा सकता था। एक आदमी मेरे बंगले की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। उसने गेट खोल दिया। गाड़ी से एक औरत और एक आदमी उतरकर बंगले में दाखिल हुए। उन्होंने किसी तरह बरामदे वाला दरवाजा भी खोल दिया और वो तीनों अंदर गायब हो गए। अंदर से नुसवानी चीखों की आवाज सुनाई दी तो उसने जुबैदा को भी जगा दिया। उन्हें यह अच्छी तरह एहसास था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन वो बाहर आने की हिम्मत नहीं कर सके। और फिर बंगले से एक फायर की आवाज सुनकर रेहान ने अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल निकाल लिया
और अंदरूनी जीने से छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। गली के दूसरे घरों में भी लोग जाग गए, बाज दूसरे घरों से भी हवाई फायरिंग शुरू होगी। रेहान के कहने के मुताबिक मेरे बंगले में घुसने वाले लोग मेरी बीवी को घसीटते हुए बाहर ले आए और कार में डालकर फरार हो गए। रेहान के कहने के मुताबिक उसके घर में टेलीफोन नहीं था, लेकिन बाज दूसरे घरों से टेलीफोन पर पुलिस को इस वाकये की इतला दे दी गई थी। पुलिस की एक मोबाइल इस तरफ आई थी। पुलिस ने उसे डकैती और अगवा की वारदात करार दिया और रेहान को घर का ख्याल रखने की हिदायत देकर वो लोग वापस चले गए। मैंने रेहान को बताया कि मैं अपने दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट गया हुआ था। वो लोग मुझसे हमदर्दी करने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों से पीछा छुड़ाया। अब क्या करना है वाजा। मैं अंदर आया तो रंगा ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। हम इस पोजीशन में नहीं कि तहरीमी के खिलाफ फौरी तौर पर कोई कार्रवाई कर सके। मैंने कहा उसने मुझे 3 दिन की मोहलत दी है और मुझे यकीन है कि इसी दौरान वो नरगिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम ये दोनों थैले ले जाओ, मैं दिन में किसी वक्त आऊंगा और फिर प्रोग्राम बनाएंगे। अभी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? रंगा ने कहा। अभी महल्ले के लोगों से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा उन्होंने बताया कि पुलिस भी आई थी। हो सकता है किसी ने पुलिस को फोन पर मेरी आमद के बारे में बता दिया हो। इस वक्त मैं पुलिस से मुंह छुपाना मुनासिब नहीं समझता। या मैं मुनीर अहमद के नाम से रह रहा हूँ। मेरी अदम मौजूदगी में मेरी बीवी को अगवा कर लिया गया है और मेरा पुलिस से रब्ता करना जरूरी है ताकि मैं खुद शुबहात की जद से बच सकूं। लेकिन अगर तहरीमी ने पुलिस को तुम्हारी असलियत से आगाह कर दिया तो? रंगा ने कहा वो ऐसा नहीं करेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा 10 किलो हीरोइन मेरे कब्जे में है। अगर उसने पुलिस को मेरी असलियत से आगाह कर दिया तो उसे हीरोइन से भी हाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन मुझे यकीन है वैसा नहीं करेगा। सोच लो कहीं खुद ना फंस जाना। रंगा बोला मेरी फिक्र तुम मत करो। मैंने कहा ये दोनों पैकेट ले जाओ, हीरोइन किसी गटर में बहाकर जाया कर देना। मेरी ये अमानत संभाल कर रखना। मैंने देवरात वाले थैले की तरफ इशारा किया। हीरोइन तुम्हें आज ही गटर में बहा दूंगा और ये थैला तुम्हारा अमानत है वाजा, मैं अपने पास रखूंगा। रंगा ने कहा। उनके जाने के बाद मैं फर्नीचर और दूसरा उल्टा हुआ सामान दुरुस्त करने लगा। बाहर दिन की रोशनी फैल रही थी और गली में लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई और लाउंज में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था कि काल बैल की आवाज सुनाई दी। मेरी नजरें बेइख्तियार घड़ी की तरफ उठ गई। 7:30 बज रहे थे। वो सामने का पड़ोसी रेहान था जो मेरे लिए नाश्ता लेकर आया था। मैंने उसके हाथ से ट्रे लेना चाहिए मगर वो अंदर आ गया और लाउंज में आकर उसने ट्रे काफी टेबल पर रख दी और मेरी तरफ देखते हुए बोला पुलिस से कोई इतला मिली? मैंने फोन पर पुलिस से राब्ता किया था। मैंने झूठ बोला। पुलिस वाले यहाँ आने वाले हैं, लेकिन आपको खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। उसने मेरी बात काटते हुए कहा जब तक आप पीछे नहीं पड़ेंगे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। देखता हूँ। मैंने कहा अगर पुलिस यहाँ ना आई तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। मैं 8 बजे दफ्तर चला जाऊंगा। पड़ोस वाले बंगले में हफीज साहब मौजूद हैं। मैंने उनसे बात कर ली है। अगर आप जरूरी समझे तो उन्हें साथ ले जाइए या पुलिस यहाँ आए तो उन्हें बुला लीजिए। रेहान ने कहा बेहतर है। मैंने सारी ला दिया। रेहान के जाने के बाद मैं नाश्ता करने लगा। नाश्ता स्लाइस, मक्खन, अंडे का आमलेट और जैम पर मुश्तमिल था। नाश्ते के थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस वाले पहुंच गए। एक अधेड़ उम्र ASI था और दूसरा कांस्टेबल। मैं उन्हें अंदर ले आया। रेहान अभी तक दफ्तर नहीं गया था। पुलिस वालों को देखकर वो भी आ गया और वही पुलिस को सूरत-ए-हाल से आगाह करने लगा। आप कहाँ थे? ASI ने यह सवाल मुझसे किया था। मैं अपने एक दोस्त को लेने एयरपोर्ट गया हुआ था। मैंने कहा वो लाहौर से आया था और सऊदी अरब जाना चाहता था। 2 घंटों का वक्त, इसलिए मैं उसके साथ एयरपोर्ट पर ही रहा और 5 बजे के करीब वापस आया तो यहाँ ये सूरत-ए-हाल थी। ASI मुझसे मुख्तलिफ नौइयत के सवालात पूछता रहा और मैं नहायत मोहतात अंदाज में जवाबात देता रहा। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं बिजली के आलात की सप्लाई का काम करता हूँ। कराची की तरफ चूंकि अक्सर आना जाना रहता है इसलिए मैंने यहाँ ये मकान किराए पर ले रखा है। इस मरतबा लंबी मुद्दत के लिए आया था इसलिए बीवी को भी साथ ले आया। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले हफीज साहब और 2 आदमी और भी आ गए। मुझसे यहाँ किसी को शिकायत नहीं थी। नरगिस भी महल्ले की औरतों से मिलती रहती थी। उसके सबसे अच्छे ताल्लुकात थे और मेरी हमायत में बोल रहे थे सब। आपकी किसी से दुश्मनी? पुलिस ऑफिसर ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मैं तो यहाँ बहुत कम लोगों को जानता हूँ, किसी से दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा कोई और नुकसान तो नहीं हुआ आपका? मेरा मतलब है कोई नकदी वगैरह। वो लोग मेरी बीवी को उठाकर ले गए, इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? मैंने कहा मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे। आप उन लोगों का सुराग लगाकर मेरी बीवी को बरामद कीजिए। मैं उसके लिए बड़े से बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। तफ्तीशी सरगर्मियों में रुपए पैसे की जरूरत हो तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। आप खर्च की फिक्र मत करें अफीसर, अपनी बीवी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं जज्बाती हो गया और वो सब कुछ कह गया जो एक गमज़दा शोहर को कहना चाहिए था। ठीक है मुनीर अहमद साहब। ASI उठकर खड़ा हो गया। बदकिस्मती से आज सुबह मेरे ही ब्लॉक 5 में कत्ल की एक और वारदात हो गई है। SHO साहब उस तरफ गए हुए हैं। आप 12 बजे के बाद थाने आ जाइए। हमसे जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे।
शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारा फर्ज है। पुलिस ऑफिसर को रुखसत करते हुए मैंने 500 रुपए का एक नोट उसकी मुट्ठी में दबा दिया। रियान और हफीज वगैरह चले गए। उनके जाने के बाद मैं गेट बंद करके अंदर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। मैं रात भर का जागा था और इस सूरत से भी मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी थी। अब ये बात भी मेरे समझ में आ गई थी कि वो लोग हीरोइन तलाश क्यों नहीं कर सके थे। मेरे घर से चीखने और फायर की आवाज सुनते ही रियान और महल्ले के दूसरे लोगों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी थी और वो लोग बदहवास होकर भाग खड़े हुए थे। रियान ने बताया था कि उनके साथ एक औरत भी थी, वो यकीनन रतिया थी। महल्ले वालों की फायरिंग की वजह से उन्हें पूरी तरह से तलाशी लेने का मौका नहीं मिल सका था। मुझे नरगिस की परेशानी थी, मेरी वजह से उसने बड़ी तकलीफें उठाई थी और अब वो बदतरीन दुश्मनों की कैद में थी। तरीमी ने मुझे 3 दिन की मोहलत दी थी और मैं जानता था कि वो 3 दिन तक नरगिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसके बाद नरगिस की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती थी। 10 किलो हीरोइन का थैला नरगिस की जिंदगी की जमानत बन सकता था, लेकिन मैं वो हीरोइन तरीमी को वापस नहीं करना चाहता था। वो हीरोइन वापस कर देने से मेरी और उनकी दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती थी। मैंने उन्हें पहले भी करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था, वो अपने उस नुकसान को फरामोश नहीं कर सकते थे। वैसे भी मैं वो हीरोइन रंगा के हवाले कर चुका था और हो सकता है वो अब तक जाया की जा चुकी हो। यही सब कुछ सोचते हुए मेरी आंख लग गई और मैं सोफे पर पड़े पड़े सो गया और फिर कॉल बेल की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बजने वाले थे। कॉल बेल मुसलसल बज रही थी। लगता था जैसे कोई बटन पर उंगली रखकर उठाना भूल गया हो। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और तेज से कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। इस तरह नींद से बेदार होने पर दिमाग में सनसनाहट हो रही थी और जब मैंने गेट खोला तो मेरा दिमाग भग से उठ गया। रजिया मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अगरचे नफरत की चिंगारियां भड़क रही थी, लेकिन ऊँटों पर मुस्कुराहट थी। उसे 2 कदम पीछे सालार भी खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा। सामने वाले मकान में ज़ुबैदा दरवाजे की आड़ में खड़ी हमारी तरफ देख रही थी। दूसरे मकान से भी एक चेहरा झांकता हुआ नजर आया। रजिया ने जिस तरह घंटी बजाई थी उससे पड़ोसी भी शायद परेशान हो गए थे। ऐसी भी क्या बेमुरवती, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? रजिया ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मेरे दिमाग में अब भी धमाके हो रहे थे। उन दोनों को देखकर मेरे दिल में हल्का सा खौफ उभरा, लेकिन ऐसा बुज़दिल भी नहीं था कि डर कर दरवाजा बंद कर लेता। मेरे रास्ते से एक तरफ हट गया। रजिया और सालार अंदर आ गए तो मैंने दरवाजा भीड़ दिया। हम लाउंज में आ गए। रजिया मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रही थी। सालार भी खासा मोहताज नजर आ रहा था। उसका एक हाथ पतलून की जेब में था और मुझे यकीन था कि उसने जेब में रखे हुए पिस्तौल के दस्ते पर गिरफ्त जमा रखी होगी। अब ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि हमसे बचकर नहीं जा सकते, रजिया ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए कहा। उसने ग्रे कलर का खूबसूरत सूट पहन रखा था, गोया वो खूब तैयारी करके आई थी। तुम अब तक हमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुकी हो, वो बात जारी रखते हुए बोली। बंदरगाह पर जो माल पकड़वाया था उसने अगरचे तरीमी की कमरदोरी कर दी, मगर वो बड़ा मजबूत आदमी है। उसकी पुश्त पर बैनुल-अक़वामी ड्रग माफिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें दिवालिया हो सकती हैं, लेकिन ड्रग माफिया की तंजीमें कभी माली बोरान में मुब्तला नहीं हो सकती। कराची की बंदरगाह पर 25 किलो हीरोइन पकड़े जाने से तरीमी दिवालिया नहीं हो सकता, क्योंकि तरीमी एक आदमी का नाम नहीं, वो एक बहुत ताकतवर तंजीम का नुमाइंदा है। तुम तो क्या, यहाँ की हुकूमत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका तुमने भी अंदाजा लगा लिया होगा। और फिर तुमसे एक बड़ी हमाकत ये हुई कि रंगा जैसे शोधे से मिल गए। रंगा एक मामूली सा गुंडा है, ठेलों और पितारे वालों से हफ्ता वसूल करने वाला। हो सकता है उसने अपने बारे में तुम्हें कोई दिलचस्प कहानी सुनाई हो, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है। तरीमी से दुश्मनी उसका जाती मामला है, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी वो तरीमी का कुछ बिगाड़ नहीं सका। वो तरीमी से अपना जाती इंतकाम लेने के लिए अब तक कई लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर चुका है। उसने तरीमी के साथ कई बार पंगा भी लिया, लेकिन नुकसान हमेशा उसका अपना ही हुआ। और अब तुम उसके हत्थे चढ़ गए। मेरा ख्याल है तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं होगा जो रंगा जैसे मामूली गुंडे के सहारे तरीमी से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। तरीमी तुम्हें चुटकी में मसल देगा नाची। क्या तुम तरीमी के गुन गाने के लिए यहाँ आई हो? मैंने उसे घूरा। अपनी आमद का मकसद बताओ। मकसद बताने के लिए ही आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हें आने वाले खतरा से आगाह करने आई हूँ, रजिया ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। इसी दौरान सालार बड़ी आजादी से पूरे घर में घूम फिर रहा था। तुम जानती हो मैं खतरा से नहीं डरता, मैंने रजिया की तरफ देखते हुए कहा। वो सोफे पर इस तरह बैठी थी कि एक पैर दूसरी टांग पर रखा हुआ था। देखो नाजी, वो कदरे आगे झुकते हुए बोली, मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बुराई नहीं की। वो मैं ही थी जिसने हमेशा बुरे वक्त पर तुम्हें सहारा दिया, लेकिन तुमने उसका क्या बदला दिया? मुझे होटल में छोड़कर भाग गए और जब तवील अरसा बाद वापिस आए तो उस वक्त भी मैं ही तुम्हारा सहारा बनी थी। मैंने पुरानी बातें दिल से निकाल दी थी, लेकिन नरगिस की वजह से तुम मुझसे दूर हटते गए, बल्कि वो तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ नफरत भरती रही। तुमने उसकी बातों में आकर मेरे साथ एक बार फिर धोखा किया। न सिर्फ मेरे घर से लाखों रुपए चुरा कर ले गए, बल्कि मेरी जायदाद भी धोखे से बेच दी और मुझे कोड़ी कोड़ी का मोहताज बना दिया। अगर शाहजी और तरीमी मुझे सहारा ना देते तो मैं इस वक्त सड़कों पर भीख मांग रही होती। वो खामोश होकर कुछ और आगे झुक गई। मेरी नजरें उसके अंदर तक रेंग गई। मैं ये सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, वो कह रही थी। मैं वही रजिया हूँ जिसने तुम्हें जिंदगी की लज्जतों से रोशनास कराया था।
मेरी माहें अब भी तुम्हें अपने इशार में लेने को तैयार हैं। मैं माजी की हर बात फरामोश करने को तैयार हूँ। तुमने मुझे जो नुकसान पहुंचाया है मैं उसे भी भूल जाऊंगी। और उसके लिए तुम्हारी शराइत क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा। तैरीमी की वो 10 किलो हीरोइन वापस कर दो जो तुमने उसके आदमी से छीनी थी, रजिया ने जवाब दिया। मैं वादा करती हूँ कि मादी में जो कुछ हुआ तैरीमी भी उसे भूल जाएगा। और अगर तुम चाहो तो तैरीमी तुम्हें अपने घरों में जगह देने को भी तैयार है, बल्कि वो तुम जैसे ज़हीन और निडर आदमी को अपने साथ देखने का ख्वाहिशमंद है। वो तुम्हें कोई अच्छी पेशकश भी कर सकता है। तुम जिंदगी भर ऐश करोगे और तुम्हें नरगिस से दस्तबरदार होना पड़ेगा। रजिया ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। ये नरगिस ही दरअसल तुम्हारी तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार है। अगर तुमने इससे अलहदगी इख्तियार ना की तो वो तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देगी। और मैं वादा करती हूँ कि नरगिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो जहाँ चाहेगी उसे सेटल कर दिया जाएगा और उसे इतनी रकम भी दी जाएगी कि 10-12 साल तक उसे कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी और रजिया ने एक बार फिर पहलू बदला। इस मर्तबा टांग पर से साड़ी कुछ और सिमट गई। और तुम्हें रंगा से भी अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी, वो कह रही थी। रंगा एक मामूली सा गुंडा और कुएं का मेंढक है। वो सिर्फ अपने इलाके तक महदूद है जहाँ उसकी कौम के लोगों की अक्सरियत आबाद है। लियारी और बगदादी से बाहर वो कुछ भी नहीं। उससे तुम कोई भी फायदा नहीं उठा सकोगे। अगर मैं तुम्हारी ये बातें मानने से इनकार कर दूं तो, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। सरासर घाटे में रहोगे, रजिया बोली। तैरीमी तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे चुका है। उस वक्त तक नरगिस भी महफूज रहेगी और तुम्हारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इनकार की सूरत में नरगिस की मौत और अपने नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक बात मैं तुम्हें बता देना जरूरी समझती हूँ कि तैरीमी एक ऐसा इफरीत है जिससे तुम्हें दुनिया के किसी कोने में भी पनाह मिलेगी नहीं। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे पास 3 दिन है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मोहलत से फायदा उठाने की कोशिश करोगे। एक बात मैंने तुमसे अब तक नहीं कही। मैंने कहा सुबह 4 बजे तैरीमी ने मुझे फोन पर बता दिया था कि नरगिस उसके कब्जे में है। यहाँ पुलिस भी मुझसे पूछने के लिए आई थी और मैंने पुलिस को तुम लोगों के बारे में नहीं बताया। और अगर तुमने पुलिस को हमारे बारे में कुछ ना बताकर अक्लमंदी की है, रजिया ने मेरी बात काटते हुए कहा। तैरीमी बेवकूफ नहीं है। वो जानता है ऐसी कार्रवाइयां किसी के ताउन के बगैर नहीं की जा सकती। उसे भी ताउन हासिल था। आज सुबह पुलिस का एक अदना तरीन अफसर तुम्हारे पास आया था। तुम्हारी खामोशी की वजह से अगर उससे पहले तुम खुद पुलिस के पास जाते तो शायद तुम्ही को नरगिस के अगवा के इल्जाम में सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता। इसके अलावा वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। इसके अलावा तैरीमी पुलिस को इस मामले में मुलव्वस नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि ये मामला आपस में तय हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने खुले दिल से सारी बातें तुम्हारे सामने रख दी हैं। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे पास 3 दिन है और अगर तुम चाहो तो मैं ये 3 दिन तुम्हारे पास रह सकती हूँ ताकि तुम्हें तन्हाई का एहसास ना हो। आखिरी जुमला कहते उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। रजिया कुछ और फैल कर बैठ गई। मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। वो जानबूझकर साड़ी को सिरकाती जा रही थी। तुम चाहो तो मैं अभी यहाँ रह जाऊं, सालार वापस चला जाएगा। रजिया ने एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए मैंने खेज लहजे में कहा। तुम जा सकती हो। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। सालार भी इस वक्त एक कमरे से निकल रहा था। मेरा ख्याल था कि इसी दौरान वो तलाशी लेकर अपना इत्मीनान कर चुका था। रजिया की आंखों में उलझन तैर गई। वो उठकर खड़ी हो गई और साड़ी का पल्लू संभालने लगी। ठीक है ना जी, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। अब 3 दिन बाद ही तुमसे मुलाकात होगी। कोई फैसला करने से पहले नरगिस के अलावा अपने बारे में भी सोच लेना। वो दोनों बाहर चले गए। मैं दोबारा सोफे पर बैठ गया। मैं उनके जाने के साथ गेट तक जाने की जरूरत भी नहीं समझता था। रजिया या सालार बाहर निकलने के बाद गेट का ज़ेली दरवाजा बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में अजीब हालत थी। सर बुरी तरह दुख रहा था। रजिया ने यहाँ आकर जिस दीदा दलेरी का मुजाहरा किया था उस पर मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। तैरीमी के बारे में मेरे अंदाजे दुरुस्त निकले। रंगा ने उसके बारे में जो कुछ बताया था उससे मैंने अंदाजा कायम कर लिया था कि तैरीमी यहाँ अपने कदम खूब मजबूती से जमा चुका था। पुलिस का उसे कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो पुलिस से अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले रहा था। एक तरफ उसने रंगा को पुलिस के जरिए परेशान करना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ मुझे भी रजिया के जरिए वार्निंग दे दी गई थी कि मैं उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की हमाकत ना करूं। रजिया ने ठीक ही कहा था। ये कार्रवाई पुलिस के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी। वो लोग कई रोज पहले यहाँ मेरी मौजूदगी से वाकिफ हो चुके थे। वो अगर चाहते तो पुलिस को मेरे बारे में आगाह कर सकते थे। मैं बहुत से संगीन केसेस में मुल्क भर की पुलिस को मतलूब था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी 10 किलो हीरोइन मेरे कब्जे में थी। उन्होंने नरगिस को अगवा कर लिया और वो लोग पुलिस को मुलव्वस किए बगैर मेरे साथ ये मामला सेटल करना चाहते थे। मुझे रजिया के जरिए तैरीमी का पैगाम मिल गया था और मैंने इस पैगाम को पूरी तरह समझ भी लिया था। रजिया इस मामले को तय करने के लिए पिछली सारी बातें भूल जाने को तैयार थी। मैंने उसके घर से लाखों रुपए की नकदी उठाई थी। उसकी जायदाद भी जाल शादी के जरिए लाखों रुपए में बेच दी थी, लेकिन वो सब कुछ फरामोश कर देने को तैयार थी।
उसकी वजह यकीनन ये थी कि तहरीमी की 10 किलो हीरोइन मेरे कब्जे में थी। बैनुल-अक़वामी मंडी में ये करोड़ों डॉलर का माल था और पाकिस्तानी करेंसी में तो इसकी कीमत कई गुना ज्यादा बनती थी। रजिया को शायद बहुत बड़ा कमीशन मिलने की तवक्को थी, इसलिए उसने मुझे ये पेशकश की थी कि अगर मैं हीरोइन का वो बंडल वापस कर दूं तो वो पिछली सारी बातें भूल जाएगी। ये सब कुछ सोचते हुए मेरे दिमाग की नसें फटने लगी, सर बुरी तरह दुख रहा था। मैं उठकर किचन में आ गया और चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद चाय पीते हुए मैंने फोन का रिसीवर उठाकर रंगा का नंबर मिला दिया। ये कॉल तीसरी घंटी पर रिसीव कर ली गई, लेकिन वो आवाज ना रंगा की थी और ना ही उस लड़की की। हालांकि पहले मैंने जब भी इस नंबर पर फोन किया था, कॉल हमेशा उस लड़की ही ने रिसीव की, लेकिन इस वक्त एक भारी मर्दाना आवाज मेरी समाज से टकराई।